हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पीरियड टेबल का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। मतलब यहाँ से आपका जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है, जितना भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है इस पीरियड टेबल के चैप्टर में, वो स्टार्ट होता है। जिसमें हमें पहला पढ़ना है दैट इज़ एटॉमिक रेडियस। दैट इज़ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एटॉमिक रेडियस कहते हैं किसको? यहाँ देखो, जैसे मान लो दो एटम है, ठीक है, ये बॉन्ड से जुड़ा है किसी मॉलिक्यूल में। मान लो दो नियरेस्ट एटम है, तो ये एटम के न्यूक्लियस का जो दूरी होगा, ध्यान देना यहाँ पे, इसके न्यूक्लियस से लेके इसके न्यूक्लियस तक की दूरी, ये क्या है? ए बी। ये ए बी कहलाता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, यानी दो एटम जो है जो एक दूसरे के आसपास में है, उसके न्यूक्लियस के बीच का दूरी। जस्ट इसी का आधा कर दो, जस्ट इसी का आधा कर दो, तो यही कहलाएगा क्या? एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या हुआ? दो एटम जो किसी मॉलिक्यूल में एक दूसरे के नज़दीक है, उसके जो एक के न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक का जो दूरी है, उसका क्या हुआ? हाफ। पढ़ो इसको, इट इज़ हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू एडजेसेंट एटम। मतलब दो जो एटम है एक दूसरे के आसपास में है, कहाँ पे? मॉलिक्यूल में, उसके जो बीच का जो दूरी है, न्यूक्लियस के बीच का दूरी का कितना? आधा। वही क्या कहलाता है? एटॉमिक रेडियस। आई थिंक कितना क्लियर हो गया होगा। फिर से बोलो, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, मतलब दूरी का कितना? आधा। दूरी कहाँ कहाँ से? न्यूक्लियस ऑफ टू एडजेसेंट एटम, दो जो आसपास का एटम है उसके बीच के दूरी का कितना? आधा। कहाँ पे? किसी भी मॉलिक्यूल। आई थिंक कितना क्लियर हो गया होगा। अब आओ, ये जो एटॉमिक रेडियस है, ये एटॉमिक रेडियस कितने तरह का? मेनली तीन तरह का, मेनली तीन तरह का, कोवैलेंट, मेटालिक और वैन डर वाल। एक एक करके हम लोग जिक्र करेंगे। सबसे पहले आते हैं कोवैलेंट रेडियस की बात करो तो कोवैलेंट रेडियस क्या होता क्या है? वैसे ही सेम जैसे हम लोग ने एटॉमिक रेडियस डिफाइन किया, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, half of the distance between two atom which is single covalently bonded in covalent molecule। फिर से देखो, सबसे पहला चीज़ तो क्या मिला कि वो मॉलिक्यूल मेरा कैसा होना चाहिए? कोवैलेंट। मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? कोवैलेंट। और उसमें कैसा बॉन्ड होना चाहिए? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। और फिर से वैसे ही दो एटम का जो आसपास का जो होगा, जो कोवैलेंट सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, उसके बीच का दूरी का कितना? आधा। बस यही चीज़ याद रखना है, दिमाग में एक चीज़ बैठा लेना है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस। दो एटम है, दो एटम कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, उसके बीच की दूरी का कितना? आधा। अब इसमें एक टर्म आ गया कोवैलेंट बॉन्ड। टर्म आ गया कौन सा? कोवैलेंट बॉन्ड या कोवैलेंट मॉलिक्यूल। तो कोवैलेंट मॉलिक्यूल में होता है कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। बनता कैसे? तो कहता है बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कुछ बहुत भी आप लोग 9th-10th में पढ़े होंगे। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है तो आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है, साझेदारी से, शेयरिंग से, तो उसको क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। और इस तरह के मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? कोवैलेंट मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल में देख लो, जैसे मान लो HCl है, H2O है, CO2 है, NH3 है, तो ये सब तरह का जो मॉलिक्यूल है जिसमें इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बॉन्ड बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। और उस मॉलिक्यूल को कोवैलेंट मॉलिक्यूल। आई थिंक कितना क्लियर हो गया होगा। रोक के लिखना होगा, लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे की स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आओ। अब ये जो कोवैलेंट मॉलिक्यूल होता है, ये दो तरह का, सुनना। एक टर्म है मेरा होमो। होमो मतलब होता है सेम, मतलब मॉलिक्यूल हैविंग सेम टाइप्स ऑफ एटम, उसमें एक ही तरह का एटम होना चाहिए। जैसे यहाँ देखो, H2, Cl2, O3, P4, S8। मतलब गौर से देखो, इस मॉलिक्यूल में आठों कौन है? सल्फर। इस मॉलिक्यूल में चारों का चारों कौन है? फास्फोरस। इस मॉलिक्यूल में तीन का तीन कौन है? ऑक्सीजन। तो जब किसी भी मॉलिक्यूल में एटम एक ही तरह का होता है, उसको क्या बोलते हैं? होमोएटॉमिक।
और अगर किसी मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप्स अलग अलग तरह का एटम होता है तो उसको बोलते हैं हेट्रोएटॉमिक। जैसे एग्जांपल देखो, HCl, NH3, CH4, CO2। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या हुआ, अलग अलग तरह का एटम आ गया। एक हाइड्रोजन है तो एक क्या है, क्लोरीन। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम आ जाए, मॉलिक्यूल हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, तो क्या कहलाएगा, हेट्रोएटॉमिक। और अगर सेम टाइप्स ऑफ होगा तो होमोएटॉमिक। यहाँ देखो, जैसे मान लो हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल की बात करो, तो हाइड्रोजन एटम की बात करो, कैसे लिखते हैं, H1। आपको पता होगा हाइड्रोजन के बाहर में एक ही इलेक्ट्रॉन, टोटल एक ही इलेक्ट्रॉन है, बाहर में एक ही होगा, तो ऐसे लिख दो, एक बाहर में ही इलेक्ट्रॉन है तो इसका क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यही कहाँ आएगा, बॉन्ड बनाने। तो देखो, एक हाइड्रोजन एटम मेरा यहाँ है, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, एक इधर से आया एक इधर से आया, तो दोनों के पास अब कितना हो गया, 2। चूंकि शेयरिंग किया, दोनों एक दूसरे का साझा कर लिया, तो हाइड्रोजन आपको पता होगा डबलेट बनाता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की कोशिश करता है, 2 इलेक्ट्रॉन उसका पूरा हो जाए। कैसे पूरा हुआ, शेयरिंग से। तो शेयरिंग से जो ये जो पूरा हुआ आपका, तो गौर से देख, यहाँ पे क्या बना, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बना, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो एक चीज़ हमें यहाँ पे और चीज़ क्लियर हुआ, याद रखना, कभी भी एक कोवैलेंट बॉन्ड बने, एक कोवैलेंट बॉन्ड बने, या सिंपली कहना एक बॉन्ड अगर कहीं बन रहा हो तो उसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है, 2। कितना जिम्मेदार है, 2। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि आपको आगे चल के ये काम आएगा। तो फिर से बोलना, क्या बोले, एक कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए या एक बॉन्ड बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, 2। तो यही 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। ऑर्गेनिक में तो कटायन एनायन जो बनेगा वो बाद की बात। तो वहाँ पे यही कंसेप्ट काम आएगा। तो याद रखना, कभी भी एक कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होगा, 2। तो ये देखो, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, होमोएटॉमिक का। अब आ जाओ हेट्रोएटॉमिक में। यहाँ देखो, अभी अभी हमने सीखा कि हाइड्रोजन के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन था, 1। क्लोरीन को देख लो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। कैसे लिखोगे, 2, 8, 7। तो इसके बाहर में इलेक्ट्रॉन है 7। गौर से देख, ये मेरा क्लोरीन एटम है, ये मेरा हाइड्रोजन है। क्लोरीन के बाहर में 7 है तो ये 6 अपने पास रखेगा, 1 को शेयरिंग के लिए भेजा। तो जैसे ही शेयरिंग के लिए भेजा, क्या दिखाई दिया कि ये H है और ये Cl है। यहाँ भी देखो तो बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन आया, एक हाइड्रोजन का और एक क्लोरीन का। कितना आया, 2। 2 इलेक्ट्रॉन से कितना बॉन्ड, 1 बॉन्ड। तो यहाँ भी मेरा बन के क्या तैयार हो गया, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बन के तैयार हो गया, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये जो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मेरा बना, तो ये कहता है, यही हमें देखना है इसके कोवैलेंट रेडियस में कि बॉन्ड कैसा होना चाहिए, सिंगल कोवैलेंट। कैसा होना चाहिए, सिंगल कोवैलेंट। और आपको एक चीज़ मिला कि कोवैलेंट मॉलिक्यूल कितने तरह का, होमोएटॉमिक और हेट्रोएटॉमिक। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे कोवैलेंट रेडियस 2 तरह का पढ़ना है। यहाँ पे एक होगा जो होमोएटॉमिक में होगा और एक होगा जो हेट्रोएटॉमिक में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखना होगा, इसको रोक करके लिख लीजिएगा। देखो, अब हम लिख लिया कि कोवैलेंट रेडियस किसके केस में, होमोएटॉमिक के केस में। किस में केस में, होमोएटॉमिक। होमोएटॉमिक किसको बोले, बोलो, जिसमें एटम दोनों क्या हो, सेम। तो एटम मेरा यहाँ पे सेम है। जैसे क्लोरीन लिए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर अभी भी बताए थे 17। कैसे लिखते हैं, 287। बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। तो ये मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 7, यानी ये आएगा बॉन्ड बनाने। यहाँ देखो, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, 7 इसका आएगा और 7 इसका आएगा, यानी एक ये देगा बॉन्ड बनाने के लिए और एक ये देगा बॉन्ड बनाने के लिए। दोनों का क्या हुआ, आपको पता चला कि दोनों का क्या हुआ, ऑक्टेट पूरा हो गया। इसका भी 8 पूरा हो गया और इसका भी 8 पूरा हो गया। बॉन्ड इसीलिए तो बनता है। हमें दिखाई दिया यहाँ पे Cl और Cl के बीच क्या बन रहा है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बन रहा है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब समझना यहाँ पे, अब यहाँ क्या होगा कि जब इसको मॉलिक्यूल के फॉर्म में देखोगे, चूंकि यहाँ देखो ये दोनों एटम सेम है, तो सेम है तो इन दोनों का ताकत सेम है। ताकत कौन सा ताकत, इलेक्ट्रॉन खींचने का ताकत। मतलब कोई भी अगर हम कहीं करें, हमें कुछ कैपेबिलिटी होगी तो हम क्या करेंगे, दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सेम चीज़ है, ये जो भी एटम रहता है, इसका अपना एक ताकत होता है इलेक्ट्रॉन खींचने का, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जस्ट अभी आएगा, क्या बोले, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। चूंकि दोनों का ताकत क्या है, सेम।
तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ओवरलैपिंग होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को खींचेगा नहीं, वो बीचों बीच में रहेगा। तो क्या होगा, यहाँ देखो, ये जो एटम का जो स्फेरिकल ये जो है स्फीयर, मान लो एक जो बाउंड्री है, वो बाउंड्री ओवरलैप नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी केवल होता है। तो मान लो इसका सेंटर यहाँ पे, इसका सेंटर यहाँ पे, इसको मिला दो, इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक की दूरी, एक के न्यूक्लियस से दूसरे तक के न्यूक्लियस की दूरी को हमने क्या कहा था, वहाँ कहा था हमने इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। चूंकि ये कोवैलेंट बॉन्ड है तो ये कहलाएगा कोवैलेंट डिस्टेंस। क्या कहलाएगा, कोवैलेंट डिस्टेंस। और जस्ट इसी का हमने क्या पढ़ा था डेफिनेशन, इसका जस्ट आधा, इसका क्या करो, हाफ कर दो, दो एटम के बीच का जो दूरी है उसका जस्ट आधा कर दो, तो यही क्या हो जाएगा, कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस, तो यहाँ पे जो कोवैलेंट रेडियस मिला AB/2, गौर से देखो, मान लो इसका रेडियस है RA और इसका रेडियस है RB, तो देन यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है AB बराबर क्या हो जाएगा, RA + RB। तो देन यहाँ जो हमने बात करी कोवैलेंट रेडियस का, तो कोवैलेंट रेडियस बराबर क्या बोले, AB/2, यानी क्या हो जाएगा, ये RA + RB डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2। क्लियर है, ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। फिर से देख लो क्या बोला, ये कोवैलेंट बॉन्डेड था कौन, ये क्लोरीन एटम था और ये भी आपका क्लोरीन एटम था। तो क्लोरीन एटम Cl2 मॉलिक्यूल में है, तो एक के न्यूक्लियस से लेके दूसरे तक के न्यूक्लियस की दूरी को हमने क्या कहा, कोवैलेंट डिस्टेंस। जस्ट उसका आधा कर दो तो क्या हो जाएगा, कोवैलेंट रेडियस। यहाँ देख लो, यहाँ का डिस्टेंस है RA, यहाँ का डिस्टेंस है RB, यानी AB जो हुआ, न्यूक्लियस, एक के न्यूक्लियस से लेके दूसरे के न्यूक्लियस तक की दूरी क्या कहलाएगा, RA + RB। जस्ट उसका आधा कर दो तो क्या हो जाएगा, कोवैलेंट रेडियस। इतना क्लियर है। चलो उसको रोक के लिखना होगा, लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रेडियस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट रेडियस है आपका हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल में। किसमें जी, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल में। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहने का मतलब जिसमें एटम क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे HCl, गौर से देखिए, यहाँ क्लोरीन है और यहाँ कौन है, हाइड्रोजन। अभी अभी सीखा था, हाइड्रोजन के बाहर में 1 और क्लोरीन के बाहर में कितना, 7। यहाँ जो आपका फिर जो बॉन्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, किसके कारण, 2 इलेक्ट्रॉन के कारण। तो ये मेरा फिर क्या कहलाएगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहलाएगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। फिर से बोलना, हमने क्या कहा, हमने कहा आपको कि 2 इलेक्ट्रॉन के कारण कहीं भी अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है कोवैलेंट बॉन्ड का, तो वो कैसा होगा, सिंगल कोवैलेंट होगा। अब आ जाओ, यहाँ जो देखोगे ये मेरा हाइड्रोजन एटम है और ये मेरा क्लोरीन एटम, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ जब एक दूसरे के नज़दीक देखोगे इस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन को और क्लोरीन को, तो देखोगे क्या यहाँ ओवरलैपिंग होता है। यहाँ क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है। जैसे मान लो H2 में आपने निकाल लिया था हाइड्रोजन का RA, Cl2 में निकाल लिया था इसका RB, तो RA + RB जोड़ करके HCl का नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। इसका जो डिस्टेंस है AB उतना नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि गौर से देखो, ये दोनों एटम कैसा है, डिफरेंट होने के कारण यहाँ इनका ताकत ज़्यादा है। कौन सा ताकत, इलेक्ट्रॉन खींचने का ताकत किसी एक एटम का ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, यहाँ देखो, क्लोरीन का ताकत ज़्यादा होगा तो ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो जैसे ही खींचता है इसका बाउंड्री शिफ्ट कर जाता है, किसमें, क्लोरीन के बाउंड्री के अंदर आने लगता है। वो इलेक्ट्रॉन को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कि उसका बाउंड्री हल्का सा शिफ्ट हो जाता है। तो दोनों के बीच का दूरी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब यही कितना से घटता है, यही मेन चीज़ है, ये डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। तो अब यहाँ देखो, इसके केस में क्या हुआ, देन यहाँ जो आप AB की बात करोगे, AB हमने क्या बोला था, कोवैलेंट डिस्टेंस। हमने क्या कहा था, कोवैलेंट डिस्टेंस। बोलो ये कितना होना चाहिए, अगर बाय द वे ओवरलैप नहीं किया होता तो कितना होता, RA + RB जो हमने पीछे देखा। चूंकि ये ओवरलैप कर गया है तो ये होता कितना है, -0.09 मोड ऑफ EA - EB। ये क्या है समझना, जहाँ पर वेर RA है एटॉमिक रेडियस किसका, एटॉमिक रेडियस ऑफ एटम A, ठीक है। RB है आपका एटॉमिक रेडियस ऑफ एटम B। समझिएगा ढंग से, ये जो हमने लिखा है
ये जो हमने आपको लिखा मोड ऑफ ई ए माइनस ई बी, ये बता रहा है मोड ऑफ डिफरेंस, मोड ऑफ डिफरेंस, मोड ऑफ डिफरेंस between electronegativity of atom A and B। फिर से देखो क्या बोले, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो एटम ए और बी का होगा उसका जो डिफरेंस का होगा मोड, यानी मान लो कोई ज़्यादा है कोई कम है, उससे हमें मतलब नहीं, हमेशा क्या लेना है, प्लस में लेना है। तो यहाँ देखो तो जब भी इसमें बैठाओगे, जब भी इसमें बैठाओगे तो हमेशा देखो तो ये वैल्यू कुछ होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, घटेगा। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अंतर होगा उतना ज़्यादा ये घटेगा, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अंतर अगर ज़्यादा होगा तो खींचेगा, और खींचेगा तो क्या होगा, नज़दीक होगा तो साइज़ क्या होगा उसका, घटेगा। साइज़ क्या होगा, घटेगा। तो सिंपल फिर कर सकते हो कि जब हमें ए बी बराबर इतना अगर मिल गया, ए बी बराबर अगर हमें इतना दिख रहा है, इतना अगर हमें नज़र आ रहा है, तो देन यहाँ का जो एटॉमिक, यहाँ का जो आप कह सकते हो कोवैलेंट रेडियस की बात करोगे, कोवैलेंट रेडियस की बात करोगे तो हमने क्या सिखाया था, ए बी बाई 2। तो कितना हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 इंटू ई ए माइनस ई बी डिवाइडेड बाई क्या, 2। यहाँ पे एक नया टर्म आया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। कौन सा टर्म आया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो थोड़ा सा उसके विषय में बता देते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ताकि समझ में आपको आ जाए। यहाँ देखो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ पे एक टर्म आया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसको समझना। देखो ये होता क्या, इसको ऐसे EN से शॉर्ट में लिखते हैं। तो ये एक ऐसा ताकत है जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है। इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर के इसको, लेकिन यहाँ पे चूंकि इसका यूज़ है तो बता देते हैं। ये एक होता है रिलेटिव टेंडेंसी, रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो अपनी ओर खींचने का ताकत है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। नहीं समझ में आता है, जैसे इसको समझो। अभी अभी हमने देखा था HCl मॉलिक्यूल को। तो HCl मॉलिक्यूल में क्या हुआ था, बोलो, कि जैसे आपको नजर आया था ये एक हाइड्रोजन, सॉरी, ये एक हाइड्रोजन था, ये एक हाइड्रोजन था, और ये आपका मान लो क्लोरीन एटम, मान लिया हमने क्लोरीन एटम, ये क्लोरीन एटम है और ये हाइड्रोजन एटम है। यहाँ देखो हुआ क्या कि इसका 1 और इसका कितना 7, जैसे ही ओवरलैपिंग करेगा तो होगा क्या, H और Cl, एकदम ध्यान देना, H और Cl, Cl का ताकत, ये जो हमने आपको बोला इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन एटम का ज़्यादा पाया जाता है किससे, हाइड्रोजन एटम से। तो देखो चूंकि क्लोरीन का ताकत ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी ओर खींचेगा। तो जैसे ही अपनी ओर खींचेगा इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा किधर शिफ्ट हो गया, क्लोरीन की तरफ। किधर चला गया, क्लोरीन की तरफ। एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, माइनस। और चूंकि देखो इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से नहीं गया, पूरी तरह से जाता तो यहाँ पे एक कंप्लीट माइनस लिखते, एक माइनस लिखते। चूंकि हल्का सा उधर शिफ्ट हो गया तो इसी को बोलते हैं पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट। हल्का सा चार्ज आने लगता है, यानी थोड़ा सा हल्का हल्का पैसा आने लगेगा तो आपको दिखाई देगा कि हाँ अमीर ही आ रहा है, लेकिन अमीर नहीं बने। तो वैसे ही हो रहा है, हल्का हल्का इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो रहा है तो इधर हल्का सा क्या हुआ, माइनस, और यहाँ हल्का सा प्लस। देखो तो ये हल्का माइनस और हल्का प्लस होने के कारण ये HCl को बोलते हैं, HCl मॉलिक्यूल को अब बोलते हैं पोलर कोवैलेंट। क्या बोलने लगते हैं, पोलर कोवैलेंट। पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल क्यों बना, क्योंकि ये यहाँ पे गौर से देखो चार्ज का डेवलपमेंट हुआ, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ क्या होगा, प्लस। यहाँ देखो तो एक तरफ माइनस हुआ एक तरफ प्लस हुआ, तो ये नहीं दिख रहा है, मैग्नेट का 2 पोल नजर आ रहा है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल नजर आ रहा है।
यही पोल नजर आने के कारण इसको बोलते हैं पोलर। और ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया? पोलर मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया? पोलर मॉलिक्यूल। इतना समझ में आया? किसके कारण? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस के कारण। थोड़ा सा जान लो, कम से कम 2-3 पॉइंट जान लो। टॉप 4 इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इसको एकदम ट्रिक से याद रखिएगा। एक मैं ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक है आपका फोन कॉल। फोन कॉल तो इसको याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन और क्लोरीन का ताकत सेम होता है। ये है आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू। इसका होता है 4, इसका होता है 3.5, इसका होता है 3, इसका होता है 3। तो इसको एकदम याद रखिएगा। फोन कॉल, क्या बोले? फोन कॉल। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम ये होता है 2.1, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ मेटल एटम से ज़्यादा होता है नॉन मेटल एटम का। नॉन मेटल एटम का यही कारण है। बोलो, नॉन मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और मेटल खींचेगा नहीं, मेटल क्या करेगा? देगा। हाइड्रोजन का कितना होता है? 2.1, और नॉन मेटल एटम का ताकत हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, मेटल का ताकत हाइड्रोजन से कम होता है। तो इतना कम से कम अभी जानो। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जब हम लोग पढ़ेंगे तो पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर से बोलो, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन? फ्लोरीन। यानी फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन खींचने का ताकत सबसे ज़्यादा। ये वाला टेबल हल्का सा दिमाग में रखना। कम से कम 4 फोन कॉल, FON और Cl, और हाइड्रोजन का ताकत कितना है? 2.1। इसी ताकत के डिफरेंस के कारण जो खींचा उस पे माइनस, और जहाँ से चला गया वहाँ पे प्लस। ये मैग्नेट के पोल के जैसा नजर आने लगा तो इसको क्या बोलोगे? पोलर। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। रोक के लिखना होगा तो लिख सकते हैं। इसके पीछे वाला भी स्लाइड में इसको भी रोक के लिखना होगा तो लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो, वही जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस था, तो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल में, फिर से बोलना, जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो घट जाता है। कितने से घटता है? फिर से बोलो, RA + RB -0.09 मोड ऑफ EA - EB। देखो ये इसलिए घटता है। और ये कुछ लोग बोलते हैं ये वैल्यू कहाँ से आया। देखो, जैसे हमने H2 से H का निकाल लिया, Cl2 से Cl का निकाल लिया, और जब ये Cl का निकाला तो जब हमें ये और ये पता है, ये भी पता है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अगर वैल्यू भी पता रहेगा तो ये वाला वैल्यू नहीं निकालेंगे। यानी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है ये वाला 0.09। इसको गलती नहीं कीजिएगा, 0.9 नहीं कर दीजिएगा, 0.09। ये हर कोवैलेंट मॉलिक्यूल में एप्लीकेबल होता है। बस अंतर किसका हो जाता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस का। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इसको 2 बार लिख करके याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। तो AB क्या हुआ? फिर से बोलो, एक के न्यूक्लियस से लेके दूसरे के न्यूक्लियस तक का दूरी, उसका जस्ट आधा कर देंगे तो वही क्या मिल जाएगा? कोवैलेंट रेडियस। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका मेटालिक रेडियस। देखो, मेटालिक के नाम से ही आपको क्लियर है कि कुछ मेटल जैसा होगा। तो कहता है इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 मेटालिक आयन इन सॉलिड स्टेट। तो मेटालिक आयन होना चाहिए। जैसे मान लो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया आयरन रड का। तो आयरन रड आपको पता है, आयरन का रड Fe से बना होगा। मान लो इसमें Fe2+ आयन, तो कहोगे सर Fe2+ आयन है, ये मान लो न्यूक्लियस है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरे के नज़दीक रहेगा कैसे? ये तो संभव ही नहीं है। प्लस प्लस क्या कभी एक दूसरे के नज़दीक रहेगा? नहीं, रिपल्सन होगा। तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ देखो, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स रहता है, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घूमता रहता है। यही इलेक्ट्रॉन के कारण, इसी इलेक्ट्रॉन के कारण ये जो होता है दोनों का न्यूक्लियस बंधा रहता है, इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। यहाँ देखो, ये जो मेटालिक वायर जिससे करंट देखते हो फ्लो करता है, क्यों फ्लो करता है? वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, जो इलेक्ट्रॉन्स इस आयन के चारों तरफ पड़ा हुआ है। तो यही आयन को बांध के रखने वाला कौन है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये आयन बंधा रहता है। तो मान लो बंधा हुआ है इतनी दूरी पे, इतने डिस्टेंस पे, इसको मान लो A और इसको मान लो B। अभी तक हमने पढ़ा है कि एक के न्यूक्लियस से दूसरे तक के न्यूक्लियस का दूरी को क्या बोलते थे? इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। चूंकि ये एटम है, मतलब ये जो आपका देख रहे हो ये कौन है? मेटल वाला। तो ये कहलाएगा मेटालिक डिस्टेंस। क्या कहलाएगा?
मेटालिक डिस्टेंस। फिर से बोलो, एक के न्यूक्लियस से लेके दूसरे के न्यूक्लियस तक की दूरी क्या कहलाई? मेटालिक डिस्टेंस। इसी का हाफ कर दो तो बोलो क्या कहलाएगा? मेटालिक रेडियस। एक चीज याद रखना, मेटल के केस में ये कभी भी मेटल एक दूसरे की बाउंड्री को ओवरलैप नहीं करता। मेटल के केस में एक दूसरे की बाउंड्री को ओवरलैप नहीं करता। ओवरलैपिंग कहाँ हुआ था? हेट्रोएटॉमिक कोवैलेंट मॉलिक्यूल में। कहाँ हुआ था? हेट्रोएटॉमिक कोवैलेंट। मेटालिक में कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होता। चलिए, तो यहाँ पे मेटालिक का काम खत्म। अब आ जाओ नेक्स्ट, वैन डर वाल रेडियस। ये थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। कहता है इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट, दो आसपास का नन बॉन्डेड एटम्स। ये समझिएगा, नन बॉन्डेड एटम्स ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल। बड़ा अजीब लगता है। मतलब देखो, ये रेडियस वहां के लिए डिफाइन होता है जो एक दूसरे से, वो जो एटम जो एक दूसरे से बॉन्ड नहीं बना रहा है, अलग अलग मॉलिक्यूल में है लेकिन बॉन्ड नहीं बना रहा है। बड़ा अजीब लगता है, ये कहाँ है? तो ये तुम याद रखना, यही क्वेश्चन पूछा गया है। इट इज मेनली डिफाइंड फॉर इनर्ट गैस या नोबल गैस एलिमेंट। ये किसके लिए मेनली डिफाइन किया गया था? इनर्ट गैस या नोबल गैस के लिए। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि इनर्ट गैस एलिमेंट में कौन सा रेडियस होता है? तो बोलो कौन सा रेडियस होगा? वैन डर वाल। किसी साइंटिस्ट का नाम है, स्पेलिंग ढंग से देखना, WAAL। ठीक है, तो नाम है। इनर्ट गैस में जो रेडियस होता है वो कौन सा रेडियस होता है? वैन डर वाल रेडियस होता है। चलो अब इसको समझते हैं कैसे होता है, क्या होता है। क्या देखो, जैसे मान लो ये दो मॉलिक्यूल है, एक है AB मॉलिक्यूल है और एक मान लो XY मॉलिक्यूल। ठीक है जी। यहां देखो, इसके सेंटर से इसके सेंटर की दूरी, यहां मान लो X, यहां मान लो Y, यहां मान लो A, यहां मान लो B। तो यहां जो AB और XY, देखो ऐसे ही आपको क्या करेगा, क्वेश्चंस का फिगर दे देगा, पूछ देगा कि कौन कितना डिस्टेंस है। तो यहां देखो, तो ये जो आपका AB और XY है, हमने क्या सिखा रखा है? AB जो होगा, ये दो A और B एटम के बीच के न्यूक्लियस की दूरी है। तो ये बोलो, ये क्या कहलाएगा? कोवैलेंट डिस्टेंस। क्या कहलाएगा? कोवैलेंट डिस्टेंस। ये दोनों, ठीक है। अब ये दो मॉलिक्यूल मान लो सॉलिड स्टेट में कहीं एक दूसरे के नज़दीक आके, इतना नज़दीक के बाद ये और नज़दीक नहीं आ सकता। यहाँ देखो, ये एटम B है AB का और ये एटम X है XY का। ये एक दूसरे के नज़दीक आ गया, अब इससे नज़दीक नहीं आ सकता। यहाँ पे आके वो रुक गया, सॉलिड स्टेट में यहाँ पे आके वो रुक गया। तो हमने क्या बोला था? दो एटम है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल का, जो एक दूसरे से बॉन्ड नहीं बनाया, एक के न्यूक्लियस से दूसरे तक के न्यूक्लियस की दूरी, यही कहलाएगा आपका वैन डर वाल डिस्टेंस। और जस्ट इसी का आधा कर दो, क्या मिला? BX। ये मिला आपका वैन डर वाल डिस्टेंस। वैन डर वाल डिस्टेंस, इसी का जस्ट आप हाफ कर दो, क्या हो जाएगा? BX/2। तो ये क्या हो जाएगा आपका? वैन डर वाल, नाम है किसी का, वैन डर वाल रेडियस। तो ये फिगर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह का फिगर दिया हुआ, यहाँ देख, एक मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच का दूरी, चूंकि वो कोवैलेंट होगा तो कैसा होगा? कोवैलेंट डिस्टेंस। वो जब एक दूसरे के नज़दीक आ गया तो वो क्या कहलाता है? वैन डर वाल डिस्टेंस। दो एटम अलग अलग मॉलिक्यूल का, उसी का आधा वैन डर वाल रेडियस। यहाँ सुनना, जैसे छिपकली को देखते हो सीलिंग पे चलते हुए, तो जो छिपकली जो सीलिंग से चलती है, तो सीलिंग पर जो छिपकली चिपकी हुई रहती है, तो यहाँ देखो, एक एटम होगा, यानी कि कुछ एक एटम होगा जो छिपकली के बॉडी का होगा और कुछ एटम होगा जो सीलिंग का होगा। तो देखो, एक दूसरे के नज़दीक, जब एक दूसरे के नज़दीक आकर के इस तरह से चिपका हुआ है, वहाँ जो फोर्स काम करता है उसको बोलते हैं, इसी साइंटिस्ट के नाम पे, वैन डर वाल फोर्स। कौन सा फोर्स? वैन डर वाल फोर्स। तो बोलो, जब चिपका हुआ है तो एक दूसरे के नज़दीक जहाँ पर होगा,
उसके बीच के डिस्टेंस क्या बोलोगे? वैन डर वाल डिस्टेंस। और उसका आधा क्या बोलोगे? वैन डर वाल रेडियस। तो बोलो ये कहाँ डिफाइन हुआ? उस एटम के लिए जो बॉन्ड नहीं बनाता है, और आपको पता है कि बॉन्ड बनाता कौन नहीं है? तो इनर्ट गैस। तो एकदम याद रखिएगा कि वैन डर वाल रेडियस किसके लिए डिफाइन होता है? वैसे एटम के लिए जो बॉन्ड नहीं बनाता है, यानी मेनली कौन? इनर्ट गैस या नोबल गैस। तो इसको अगर लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, रोक करके इसको लिख लीजिए। इसके नेक्स्ट में आ जाइए, इसको भी लिखना होगा तो यहाँ तक लिख लीजिएगा, रोक के लिख लीजिएगा। अब आ जाओ ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो बोलो हमने एटॉमिक रेडियस 3 तरह का पढ़ा, कौन कौन? पहला पढ़ा हमने कोवेलेंट रेडियस, दूसरा पढ़ा मेटालिक रेडियस, और तीसरा पढ़ा वैन डर वाल रेडियस। सुनो, इसको याद रखेगा, सबसे बड़ा होता है आपका वैन डर वाल। क्या वो कौन होता है जी? वैन डर वाल। क्यों? क्योंकि वैन डर वाल उस एटम के बीच बन रहा था जो कि बॉन्ड नहीं बनाता था, तो दूर दूर होगा वैन डर वाल रेडियस। इसके बाद होता है मेटालिक रेडियस। इसके बाद होता है मेटालिक रेडियस। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, मेटालिक रेडियस कभी भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा, वो एक बाउंड्री पे आके रुका हुआ रहेगा। और सबसे कम होता है कौन? कोवेलेंट रेडियस। कौन बोले जी? कोवेलेंट रेडियस। बोलो सबसे ज़्यादा कौन? वैन डर वाल, उसके बाद मेटालिक, उसके बाद कोवेलेंट। इधर से इधर हम जा रहे हैं तो ये जो एटॉमिक साइज है या एटॉमिक रेडियस है, ये घट रहा है। ये क्या हो रहा है? घट रहा है। इसको एक ट्रिक से याद रखना, ट्रिक बता देता हूँ, VMC। जैसे एक ब्रांडेड कोचिंग है, जानते होगे, सॉरी, एक ब्रांडेड कोचिंग है जिसका नाम है विद्या मंदिर क्लासेस। बस उसी के नाम पे याद रखना। V से हमने क्या बोला? वैन डर वाल। M से क्या बोला? मेटालिक। और C से क्या बोला? कोवेलेंट। याद हो गया? इधर से इधर जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है? घट रहा है। एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है? घट रहा है। फिर से बोलो, सबसे बड़ा कौन? वैन डर वाल, उसके बाद मेटालिक, उसके बाद कोवेलेंट, VMC। आई थिंक ये क्लियर हो गया। रोक के लिखना होगा, एकदम रोक के लिखिए। चलिए, इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, देखो इस तरह का डाटा के फॉर्म में क्वेश्चन में स्टेटमेंट लंबा चौड़ा था, हम उसको शॉर्ट में लिख दिए। आपसे पूछा कि एटॉमिक रेडियस फ्लोरीन और आर्गन का क्या होगा रिस्पेक्टिवली, यानी दो दो दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है किसका कौन है फ्लोरीन का, कौन है आर्गन का। ठीक है, एक ही ऑप्शन में दोनों का आंसर है। रोक करके सोच सकते हैं तो सोचिए, हम आपको बता देते हैं। अब आओ यहाँ, इसमें होगा क्या? ये D नंबर आंसर होगा। क्यों? एक्सप्लेनेशन से समझना, एक्सप्लेनेशन से समझना। देखो, ये जो फ्लोरीन की बात कर रहे हैं, तो फ्लोरीन आपका नॉन मेटल है। क्या है जी? नॉन मेटल। और नॉन मेटल में होता है कोवेलेंट बॉन्ड, यानी यहाँ कौन सा रेडियस होगा? कोवेलेंट रेडियस। यहाँ कौन होगा? कोवेलेंट रेडियस। क्योंकि यहाँ कोई ओवरलैपिंग वगैरह का बात नहीं है, तो नॉर्मल कोवेलेंट रेडियस हो। आर्गन आपका इनर्ट गैस है, तो इनर्ट गैस है तो आपको इसमें कौन सा रेडियस होगा? वैन डर वाल। कौन सा होगा? वैन डर वाल। हमें पता है एज वैन डर वाल रेडियस, अभी सीखे थे VMC। वैन डर वाल रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस से क्या होता है? बड़ा होता है। तो यहां जो भी एटॉमिक रेडियस होगा किसका? आर्गन का जो होगा वो ज्यादा होगा किससे? फ्लोरीन से। ये क्लियर है? फिर से बोलो, फ्लोरीन क्या है मेरा? फ्लोरीन क्या है मेरा? नॉन मेटल। फ्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल में बोलो कौन सा रेडियस? कोवेलेंट रेडियस। आर्गन क्या है मेरा? इनर्ट गैस। इसमें कौन सा रेडियस? वैन डर वाल रेडियस। आपको पता है VMC हमने जस्ट सिखाया था, वैन डर वाल रेडियस ज़्यादा होता है किससे? कोवेलेंट से। यानी एटॉमिक रेडियस आर्गन का ज़्यादा होगा किसका? किससे? फ्लोरीन से। चेक करो, फ्लोरीन पहले था तो पहले वाला में गौर से देख, फ्लोरीन में कम है, तो इकलौता ऐसा ऑप्शन है जिसमें पहले कम है और बाद में ज़्यादा है।
बाकी कोई ऑप्शन चेक करो, पहले ज़्यादा है बाद में कम है, यही इकलौता ऑप्शन था जिसमें पहले कम था और बाद में ज़्यादा। तो कहीं भी इनर्ट गैस अगर दिखाई दे तो इनर्ट गैस में एकदम याद रखिएगा, इनर्ट गैस का अगर किसी दूसरे से कंपेयर करने के लिए कहेगा, उसी का पीरियड वाला सब अगर रहे तो ऑफकोर्स उसमें क्या होगा, उसका रेडियस कम होगा। किससे? इनर्ट गैस वाले से, क्योंकि इनर्ट गैस में कौन सा? वैन डर वाल रेडियस। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा, रोक के लिखना होगा, लिख लीजिए। चलिए, तो हम लोग इस आज जो स्टार्ट किए पीरियड टेबल, इसको हम लोग पीरियड प्रॉपर्टीज़, इस लेक्चर में हम लोग यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए थैंक यू।